बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, हुकूमत ने बिलाखिर स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म करने का फैसला किया है। गुज़श्ता रोज़ इसका ऐलान भी कर दिया गया और 10 अगस्त यानी सोमवार से मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमा घर, थिएटर्स, ट्रेन और फिजाई ऑपरेशन, इसके अलावा जिम्स और जो पब्लिक पार्क्स हैं वो भी खोलने का फैसला किया गया है। ये माना कि खुशकिस्मती से पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं वो बतदरीज कम हुए हैं, बहुत हद तक इसमें कमी आई है। अभी जो ईद उल अज़हा गुजरी उसके बाद थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ, लेकिन वैसे जो अगर हम बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में केसेस खासे कम हुए हैं। लेकिन हमने ये देखा कि दूसरा स्पेल जो है वो भी आया, जैसे ईरान के अंदर केसेस जो हैं उनमें इजाफा हुआ। इसी तरह भारत में तो हर रोज के साथ जो है वो 50,000 के करीब केसेस में इजाफा हो रहा है। सो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि केसेस जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। सवाल आज हम ये उठाएंगे अपने प्रोग्राम में कि हमारे यहाँ खास तौर पे एक तो वैसे इंसान की फितरत है और हमारी कौम तो खास तौर पे कुछ अगर जब तक आप उनको फिक्रमंद ना करें थोड़ा सा तो फिक्रमंद होते नहीं है। लोग रिलैक्स हो जाते हैं, लोग ये समझते हैं और अभी से लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि शायद खतरा बिल्कुल टल गया है, कोरोना खत्म हो चुका है, इसीलिए हर चीज खुलना शुरू हो गई है। आज हम बात ये करेंगे कि ये कितना इकदाम जो हुकूमत की तरफ से उठाया गया है ये कितना कारामद साबित होगा या खुदा न खास्ता इसके कहीं जो नुकसानात हैं वो ना उठाने पड़े। और इसी के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि उन्हीं से ये जो सारी सूरत हाल है कि वो क्या एहतियाती तदबीर हैं जो इख्तियार की जाएंगी, SOPs को किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि उनको फॉलो किया जाए और हुकूमत किस तरह से इसको मॉनिटर करेगी कि SOPs जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है। दोबारा आप ट्राई कर लें। जी बिल्कुल, तब तक के इंतजार मैं कर रहा हूँ जी मोहित साहब। अच्छा, आपकी बात होगी, चलें उनको तो ट्राई कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनसे भी राब्ता हो जाएगा। लेकिन इम्तियाज साहब आप अगर इस पे पहले कमेंट कर दें तो जरा। नहीं देखिए, बड़ी अच्छी बात। मेरी जो राय है ना वो जरा थोड़ी सी क्रिटिकल है। आप बहुत डरती हैं। अच्छा उन लोगों में शामिल है जो बहुत डरना बिल्कुल चाहिए। हम सब डर रहे थे और अगर ना डरे तो फिक्रमंद तो हो ना। जी बिल्कुल, सब तशवीश की सूरत, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी और सबको फिक्रमंद भी होना चाहिए था जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें उन लोगों का भी सोचना चाहिए था जिनके रोज़गार बर्बाद हो गए हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री थी जितनी, उसके गालिब अक्सरियत लोगों की बेरोज़गार थी। अब यह है कि कुछ उनको सहारा मिलेगा। कल से जब बाकायदा दोबारा खुल रहे हैं कारोबार तो उससे यकीनन उन लोगों का ज़रूर भला होगा जो कि इन्हिसार ही करते हैं अपने रोज़ाना की मजदूरी पे या हफ्तावार मजदूरी पे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस कारोबार दोबारा खुलने के साथ साथ लोग मास्क वाली एहतियाती तदबीर जो है वो ज़रूर इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है भीड़ वाली जगह में जहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो आप 95-96% आपकी वैसे ही बचत हो सकती है। तो लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप लोग बाहर निकलें, मार्केट में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो ज़रूर मास्क पहने और हाथों को भी बचाना चाहिए। लेकिन यह कि चूँकि बुनियादी जो ज़रिया है इसके वायरस के जिस्म में दाखिल होने का वो आँखें हैं, नाक है, मुंह है, लिहाजा मास्क ज़रूर होना चाहिए, इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आपको लगता है कि ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के जुग्राफियाई हालात या मौसमियाती हालात जो हैं वो भारत के हैं, बांग्लादेश के हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, ये हुकूमती इक़दामात हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, ये मिली जुली सूरत हाल है। हुकूमती इक़दामात मैं समझता हूँ जो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, यानी डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दे दिए गए थे कि आप अपने अपने अज़ला में जहाँ भी आपको कोई हॉट स्पॉट नज़र आता है, जहाँ भी लगे कि यहाँ केसेस ज़्यादा हैं, बढ़ रहे हैं या बढ़ने का ख़दशा है, वहाँ आप सील कर दें। अब वो सील करने का ज़ाहिर 100% तो सील नहीं हो सकता, लेकिन जिस कदर भी हुआ हमने देखा, चाहे वो पेशावर था, मर्दान था, इस्लामाबाद था, लाहौर, दूसरे जो बड़े शहर थे, जहाँ जहाँ पे ये हिकमत अमली इख्तियार की गई उसकी वजह से इस वबा की ट्रांसमिशन यानी मज़ीद फैलने की रफ्तार इंतहाई कम हुई। सो वो एक फैक्टर था जो कि बिलाशुबा हुकूमत की जो हिकमत अमली थी उसको क्रेडिट ज़रूर जाता है। दूसरे अलबत्ता अगर आप देखें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस इलाके में
जो मौसमी हालात गुज़श्ता एक महीने के दौरान जो हुए हैं, लगता है कि उसमें लोगों के अंदर मुदाफ़ियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो खदशा था कि आपको याद होगा कि बरतानवी एक इंपीरियल कॉलेज था, उनका ये ख्याल था कि जून जुलाई में कितने मिलियन केसेस हो चुके होंगे। हालांकि हमारे अभी भी 3 लाख के करीब ही इन्फेक्शंस हुई हैं। अमवात जो हैं, बड़े अफसोस की बात है, 6000 से कुछ ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर आप मुवाजना कर लें ब्राज़ील के साथ, तो ब्राज़ील की तकरीबन 99,000 अमवात हो चुकी हैं। हमसे उसकी 1.25 करोड़ आबादी भी कम है। अमेरिका को देखें, 1,64,000 अमवात हो चुकी हैं। लेकिन अगर औसत आप निकालें पर 10 लाख पर मिलियन अमवात की और इन्फेक्शंस की, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तकरीबन बराबर हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत की आबादी भी 1.3 अरब है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस हिसाब से अमवात वहाँ पे नहीं हुई हैं। अभी भी कोई 40,000 के करीब बताई जा रही है, 40,000 से कुछ ज़्यादा हुई हैं। और उससे ये जाहिर होता है कि वहाँ भी जो लोगों की आम लोगों की सेहत है वो इस कदर ज़रूर है, तवाना है कि कोरोना का मुकाबला कर सके। वहाँ भी जो रिकवरी रेट है, यानी जो लोग मुतासिर हुए और उससे फिर सेहतयाब हुए, उसमें वो भी तकरीबन 80-85% रिकवरी रेट है, बिल्कुल जो पाकिस्तान में हुआ है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि ये भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में 1/3 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। वो लोग जो कि एहसास कैश प्रोग्राम के बिल्कुल मोहताज थे। और सही। अच्छा, इस वक्त इम्तियाज़ साहब, मुईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामूनी ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया मुईद यूसुफ साहब आपके वक्त के लिए। एक तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो वापस आ रहे हैं। अब कल रात से इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विस भी खुल जाएगी। मुईद साहब, मैं जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि कैसे मेक श्योर किया जाएगा, एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, SOPs क्या होंगे जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, और इसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म भी तरतीब दिया गया है कि उनको मॉनिटर किया जा सके? शुक्रिया। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये नई नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई किसी किस्म की। सिर्फ जो वॉल्यूम है इंटरनेशनल परवाजों का जो पाकिस्तान में आ जा सकती हैं, पहले वो हम कोई 270, 280, 290 के करीब हफ्ते में फ्लाइट्स अलाउ कर रहे थे। अब अनलिमिटेड फ्लाइट्स अलाउड हैं, यानी जो कोविड से पहले जो हमारा होता था वॉल्यूम, उसके मुताबिक उतना ही आ सकेगा। सिर्फ जहाज़ों की जो परवाजों का नंबर है वो बड़ा है, लेकिन अभी इंटरनेशनल डिमांड ऐसी है, दुनिया में वैसे ही इतनी एयरलाइंस बंद हैं या लिमिटेड शेड्यूल पे उड़ रही हैं, या कुछ ममालिक से लोग आ जा नहीं रहे, कुछ अपना फैसला है मुसाफिरों का, तो इससे कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर कुछ बढ़ेगा, लेकिन वही SOPs जो पहले चल रहे हैं उसी तरह ही चलते रहेंगे। तो ये बताइए मोहित के, आप खुद ही कह रहे हैं कि परवाज़ों की तादाद अब ज़्यादा हो जाएगी। पहले कोविड से पहले मेरा ख्याल है कोई 570-80 के करीब बाकायदा परवाज़ें हुआ करती थी, बैन अक़वामी परवाज़ें। अब अगर परवाज़ों में इतना भी इजाफा हो जाता है, किसी हद तक वो अगर मामूल के मुताबिक आ जाती हैं, तो जो आने जाने वाले मुसाफिरों की चेकिंग, जो मेडिकल चेकअप है, कोरोना के टेस्ट वगैरह हैं, उसकी कैपेसिटी है हमारे एयरपोर्ट्स पे? देखिए, टेस्ट तो हम कर नहीं रहे जी। टेस्ट तो सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों का हम करते हैं जो कोई आए और बीमार हो। उसके अलावा सिर्फ स्क्रीनिंग होती है थर्मल स्कैनर से, गन से। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स कुछ सवालात पूछते हैं, और जिनका कोई ऐसा शक ना हो कोविड का, उनको घर जाने दिया जाता है 14 दिन सेल्फ क्वारंटीन में, यानी घर में वो अपने आप को आइसोलेट करें। तो वही पॉलिसी चलेगी। इसमें कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा हमें चाहिए होगी पहले से, क्योंकि मुसाफिरों की तादाद ज्यादा होगी, लेकिन कोई बहुत मेजर चेंज उसमें नहीं आएगी। ये फैसला जो हमने किया है, एक तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कोविड का स्प्रेड कम हुआ है, लेकिन दूसरा ये कि हम आदादो शुमार देखते रहे हैं बदस्तूर, और जो बाहर से आने वाले मुसाफिर हैं वो 1% से भी कम, 0.5 या 6 गालिबन उनकी पॉजिटिविटी रेशियो आया है जब से हमने ये टेस्ट बंद किए थे। तो इसलिए उसमें कोई ऐसा खतरा नजर आ नहीं रहा जिसकी वजह से हमें कोई दोबारा टेस्टिंग रिजीम पे जाना पड़े या कोई ऐसा मामला हो। ये बताइए कि
दुनिया भर में काफ़ी जिक्र होता रहा है कि वबा की दूसरी लहर भी आ सकती है, सेकेंड वेव। तो क्या हमने सेकेंड वेव को फैक्टर इन किया है, जबकि कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मामूल के मुताबिक आ रहा है? देखिए, सेकेंड वेव जो है वो पहले तो जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एसओपीज हैं, पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग है, पाकिस्तान के अंदर ट्रैकिंग है, उससे हमें मालूम पड़ेगा। अब हमने रोजमर्रा की बहुत सी चीजें जो बंद थी वो तमाम तकरीबन खोल दी हैं। टूरिज्म है, इंशाल्लाह अगले महीने स्कूल भी खुलेंगे। तो ये रेगुलर मॉनिटरिंग तो हो रही है, और अगर खुदा न खास्ता लगेगा कहीं पे भी वबा का फैलाव दोबारा बढ़ रहा है तो फौरी तौर पे इकदाम लिए जाएंगे। लेकिन एयर ट्रैवल जो है वो पहली उसकी हद नहीं होगी। पहले तो यहां नजर आएगा कि पाकिस्तान में अगर कोई मामला खराब हो रहा है। ये बात दुरुस्त है कि एयर ट्रैवल के लिए हो सकता है किसी वक्त पे हम ये इस तरफ चले जाएं कि जो दुनिया के ऐसे ममालिक हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, जहां दूसरी लहर आ गई या मामला बहुत खराब हो रहे हैं दोबारा से, वहां से शायद हम कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें या टेस्टिंग शुरू कर दें। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जरूरत हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा मोहित साहब, मुहर्रमुल हराम की भी आमद है, मैं इसके हवाले से जानना चाहूंगी। जाहिर है उसमें गैदरिंग्स होती हैं, उसके हवाले से क्या कोई एसओपीज जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं, जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए मखसूस एसओपीज हैं और बातचीत का सिलसिला भी जारी है जो मकतब फिक्र से ताल्लुक। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें, मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया है। दिलचस्प मुकाबला रहा दोनों टीमों के माबैन। इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। मैनचेस्टर में ये मैच खेला गया जिसमें दोनों टीमों की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कामयाबी हासिल करने की, और इंतहाई दिलचस्प मुकाबले के बाद ये मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान कयूम से। ज़ीशान, दिलचस्प मुकाबला रहा लेकिन पाकिस्तानी टीम मैच जीत नहीं सकी और इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल कर ली है, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी शायकीन बहुत ज्यादा मायूस होंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट मैच में पहले 2 दिन मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया और ऐसा ही लग रहा था कि पाकिस्तान तीसरे चौथे दिन ये टेस्ट मैच अपने नाम कर लेगा। लेकिन तीसरे दिन जब इंग्लैंड की टीम आउट हुई और पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की और आखिरी सेशन में जब जिस तरह से इंग्लैंड ने पाकिस्तानी टीम को 169 रन पर आउट किया तो इंग्लैंड को तो उम्मीद जाग गई थी कि वो टेस्ट मैच जीत सकता है और उन्होंने ये करके दिखाया। अगर मैं इस मैच की समरी के हवाले से बताऊं तो पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में बैटिंग की और 326 रन बनाए, जिसमें शान मसूद के 156 रन और बाबर आजम के 69 रन शामिल थे। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और इंग्लिश टीम सिर्फ 219 रन पर जो है वो आउट हो गई। और उस पाकिस्तान की तरफ से पहली इनिंग्स में यासिर शाह ने 4 विकेटें हासिल की। उसके बाद जब पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में बैटिंग शुरू की तो लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम एक बड़ा स्कोर देगी, लेकिन 169 रन पर पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हुई और इंग्लैंड को 277 रन का हदफ मिला। ये हदफ इस पिच के हवाले से अगर देखा जाए तो काफी मुश्किल लग रहा था और इंग्लैंड टीम ने जब आज बैटिंग शुरू की तो उसकी 5 विकेट 117 रन पर गिर चुकी थी और सब यही उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ये टेस्ट मैच अपने नाम कर लेगी। लेकिन उसके बाद जोस बटलर और क्रिस वोक्स के दरमियान एक सेंचुरी पार्टनरशिप हुई जिसने पाकिस्तान से ये मैच ले लिया और जीत पाकिस्तान के हाथों से निकलकर इंग्लैंड के पास चली गई और इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच अब 3 विकेटों से जीत लिया है। सही, इंग्लैंड ने 3 विकेटों से ये मैच जीत लिया है, कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड की टीम ने। बहुत शुक्रिया ज़ीशान कयूम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें तो बड़ी ही अफसोसनाक रही है। साल हर साल से पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी कर्जे तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। अक्सर रियासती इदारे अरबों रुपए के खसारे पर हैं। आप PIA ले लें या पाकिस्तान स्टील ले लें। इसी तरह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हर हुकूमत आती है तो वो मुल्क की मईशत को बेहतर करने के दावे करती है, वादे करती है, फिर मौशी इस्लाहात की जो है वो बड़ी बात की जाती है। लेकिन
लेकिन आखिर वजह क्या है कि मौशी इस्लाहात उस तरह से पाकिस्तान में नहीं लाई जा सकी, हमारी मईशत जो है वो क्यों बेहतर नहीं हो पाई, इसमें रुकावट क्या, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रही है इस वक्त डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर मौशियात हैं, आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और जो स्मार्ट गवर्नेंस है उसकी राह में आपकी नज़र में आखिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक बहुत कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। यहाँ के आप देखिए कि यहाँ लोग भी बहुत पढ़े लिखे तालीम याफ्ता हैं और बहुत यानी कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत ताकत बन के उभर सकता है। एटमी क़ुव्वत है, 20 करोड़ आवाम से ज़्यादा इसकी आबादी है। मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है वो ये है कि पॉलिटिको सोशल है। पाकिस्तान का मसला इकोनॉमिक का माशियात का मसला नहीं है, ये पॉलिटिको सोशल मसला है। तो क्या आप समझती हैं कि जो पाकिस्तान में जो निजकारी का प्रोग्राम जो तब मुसलसल ताख़ीर का शिकार होता रहा है उसकी वजह भी ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल इकोनॉमी है, फ़ैसले नहीं हो पाते या लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं? आपके कुछ निजकारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखिए, निजकारी का बार बार हमें यही बताया जाता है, निजकारी की अगर आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो वो आपसे यही कहते हैं कि आप अपने खसारे में जो इदारे जा रहे हैं उनको आप निजकारी उनकी करें। कई मुल्कों में ये है, मिसाल के तौर पे रूस में है और हिंदुस्तान में भी है कि वो मिसाल के तौर पे बिजली का है तो बिजली का जो प्रोडक्शन है, पावर जनरेशन है, उसको तो वो निजकारी कर देते हैं, मगर उसके बाद जो ट्रांसमिशन है बिजली की वो हुकूमत के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स करते हैं। और इस तरह हुकूमत ये यकीन दहानी करती है कि निजकारी के बावजूद वो अपना कंट्रोल अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पे रखेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक कंपनी को पावर जनरेशन भी वही कर रही है, पावर ट्रांसमिशन भी वही कर रही है, ऐसा नहीं करने देते हैं। अगर आप स्टील मिल का देखिए, स्टील मिल एक ऐसा वो है, पाकिस्तान को बहुत देर में स्टील मिल मिली, हिंदुस्तान बहुत जल्दी स्टील मिल उन्होंने बना ली थी। हमें इसलिए स्टील नहीं मिल रही थी स्टील मिल क्योंकि हमारे यहाँ वो जो स्टील इंपोर्ट करते था वो निजी ट्रेडर्स करते थे, तो उनके मफाद में नहीं था कि पाकिस्तान के पास स्टील मिल हो, तो इसलिए वो पाकिस्तान को स्टील मिल नहीं मिलने देते थे। अब आप देखिए कि हम एक आर्मामेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, हम हवाई जहाज़ भी बना रहे हैं, हमें तो बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे पास स्टील मिल होनी चाहिए। तो हम अगर इसको स्टील मिल को निजकारी कर देंगे तो फिर हमारे पास ये कहाँ से आएगी रॉ मटेरियल जो हमारे आर्मामेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप देखिए PIA को, PIA एक इतनी कामयाब कंपनी थी और PIA ने एमिरेट्स की और ये सारी जो मिडल ईस्ट की कंपनियां हैं हवाबाजी की, इनको कायम किया था। मगर आहिस्ता आहिस्ता एक तो करप्शन, दूसरे मेरे ख्याल में वही कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ रोज़गार उनको मुहैया कर दिए, उसकी वजह से हमने PIA को बिल्कुल तबाह कर दिया। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप देखिए कि इसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको ये करना है कि इसके डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट फंक्शंस, उनको आप देखें। मुझे ये जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक PIA में ये जो टिकटिंग के बिजनेस है ये खसारे में नहीं जा रही है, मगर इसकी जो कैटरिंग है वो खसारे में जा रही है क्योंकि उसमें होगा करप्शन वगैरह। तो आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट इनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनमें वो कर दें, आप कैटरिंग को प्राइवेटाइज कर दें, मगर आपको हवाबाजी को, टिकटिंग को प्राइवेटाइज नहीं करें, वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उसको अपने कंट्रोल में रखें। और जो वो है खाने पीना वो आप मंगवा लें, ऑर्डर पे मंगवा लें PIA। और फिर आप बाहर भी देखिए कि बाहर मुल्कों में एयरलाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, बहुत सी वो इकोनॉमिकल एयरलाइंस हैं, वो बहुत कम सस्ते टिकट्स देती हैं, वो खाना पीना पानी कुछ नहीं देती हैं, वो कहती हैं आप अपना सैंडविच लेके आएँ, अपना पानी लेके आएँ और आप
तो आप ये भी कर सकते हैं। बहुत से रूट्स पे अगर आपको सस्ता करना है तो आप खाना न सर्व कीजिए, ज़रूरी थोड़ी है खाना खिलाना। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा। और जो बात उन्होंने की खासतौर पे करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है जो उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन कोई हल नहीं है इदारों का जो इस वक्त सारे पे बिल्कुल वो रिवायती मैं समझता हूँ एक सोच की हामिल ये बात है। कुछ लोग बिल्कुल खुलूस नीयत से ये समझते हैं कि स्टील मिल और PIA जैसे इदारे हमारा कौमी असासा हैं, इनका एक रोमांस है इन इदारों के साथ कि इनको निजकारी की नज़र नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है दुनिया भर में कि जो इस नौइयत के बड़े बड़े इदारे हैं उनको काफ़ी हद तक प्राइवेटाइज़ किया गया। मैनेजमेंट शेयर्स हुकूमतें अपने पास रखती है, चाहे रेलवे है, चाहे स्टील मिल है, दूसरे मुल्कों में हमने देखा एयरलाइंस। हमारे यहाँ तो अक्सर जो सरकारी कॉरपोरेशंस हैं वो खसारे में जा रही हैं। स्टील मिल 585 अरब रुपए के कर्जे उस पर चढ़े हुए हैं। PIA पे 350 अरब रुपए का इस वक्त कर्जा चढ़ा हुआ है। और ख़ास तौर पे जो ताज़ा तरीन बहरान पैदा हुआ उसकी वजह से मज़ीद नए मसाइल खड़े हुए, माली मसाइल खड़े हुए हैं इस एयरलाइन के लिए। तो डॉक्टर साहब का अपना ख्याल है, लेकिन दुनिया भर में ये हुआ कि आपको बताऊं कि जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना जर्मनी में, जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद के बाद 1990-91 में, तो वहाँ पे 90-95% इदारे जो थे चूँकि खसारे में थे, अच्छा, जो कि मशरकी जर्मनी में थे, ठीक, तो उस उन्होंने एक मार्क उसकी कीमत बनती थी, एक अलामती कीमत के तौर पे उन्होंने कारखाने 1 मार्क में, 2 मार्क, 10 मार्क बेच दिए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ये आइडिया लगाया था कि सरकारी कंट्रोल में ये इदारे कभी मुनाफा बख्श नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हुकूमत के अंदर बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। सही। उसको वर्कर्स का भी ख्याल करना होता है, एक यरगमाल होती है हुकूमत, एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होता है, सर्विस स्ट्रक्चर होता है। इसलिए उन्होंने आसान काम ये समझा कि आप प्राइवेटाइज़ करें, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, इन्हें रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, गोल्ड हैंडशेक उनको वो दे दें और इन इदारों को असर नौ आप फिर तामीर होने दें। वो फिर दर्द सर है तो उस कंपनी का जो उन्होंने खरीद लिया। हुकूमत का बिजनेस से बुनियादी तौर पर कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, और इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। अच्छा नाज़रीन, एक बहुत ही अहम मौजू जो है वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, जाहिर है कि बड़ी पायदार और बड़ी ज़बरदस्त कॉपरेशन जो है वो चीन की हमेशा हर मामले के ऊपर सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ होती है। ख़ास तौर पे CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा ही गैर मामूली अहमियत का हामिल है, उसके बड़े चर्चे हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों की जो दोस्ती है वो गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनके ऊपर बड़ी करीबी मुशावरत जो है वो मुसलसल जारी रहती है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शकील रामे साहब, जो कि पाक चीन ताल्लुकात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, रिसर्चर हैं और इन्होंने हाल ही में एक पेपर भी लिखा है चीन की खारजा पॉलिसी के हवाले से। इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शकील रामे साहब आपके वक्त के लिए। शकील साहब, आपने जो अभी पेपर लिखा है जो कि चीन की खारजा पॉलिसी के अहम पहलुओं के हवाले से, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो बुनियादी पहलू हैं ज़रा अगर आप उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें और उनसे हमें आगाह कीजिए। लेकिन जो चीन की खारजा पॉलिसी है, जो हम एक स्टेटेड वर्जन पढ़ते हैं, उसमें वो बात करते हैं कि उनके कोर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मगर ये 3 जो एलिमेंट्स हैं इनको वो डिफाइन कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाइना की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। नंबर 1, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। वो इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी की गाइडेंस वहाँ से लेते हैं। सेकंड, चेयरमैन माओ ने लेट 60s में एक नया स्लोगन दिया था। उन्होंने कहा था 3 वर्ड। जब उनके अमेरिका और रशिया के साथ तल्लुकात ख़राब हुए तो उन्होंने, चाइना ने एक नया स्लोगन किया जिसको कहते थे 3 वर्ड। उनका कहने का मतलब ये था कि जो कि एक नंबर फर्स्ट वर्ड है जिसमें वो USSR और अमेरिका को इंक्लूड करते थे, वो कहते थे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इनका जो बिहेवियर है वो बड़ा नामुनासिब है। तो चाइना ने अपना रोल डिफाइन किया था कि वो इनको प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी चीज जो समझने के काबिल है वो है प्रेसिडेंट शी की फिलॉसफी फॉरेन पॉलिसी की।
अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी फिलॉसफी को 2-3 चीजों के गिर्द रखा हुआ है। नंबर 1, चाइना ड्रीम। अब चाइना ड्रीम को अमेरिकन ड्रीम से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो अमेरिकन कंपेयर है वो इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, जो चाइना ड्रीम है ये कहता है एज ए नेशन। इसको चाइनीज नहीं कहा गया, इसको चाइना ड्रीम कहा गया है। तो एक ये। नंबर 2, गो ग्लोबल पॉलिसी 2। अब जो कि चाइना था, उन्होंने अपनी गो ग्लोबल पॉलिसी 1 का जो वर्जन था उससे लर्न किया, जो उनसे कुछ शॉर्टकमिंग की उनको इंप्रूव किया और उसका उन्होंने सेकंड वर्जन लेके आए हैं। इसको अब वो कैटेगराइज करते हैं कि जिसमें 2-3 चीजों को बड़ी अहम अहमियत देती है। नंबर 1, शी जिनपिंग कहते हैं कि दुनिया का भी जो कि मॉडल है वो अलायंस पे बेस है, अलायंसेस पे। जब आप कोई अलायंस बनाते हैं तो आपको कोई दुश्मन नाम भी चाहिए, तो आपको एक मुखालिफ जरूर चाहिए होता है। वो कहते हैं हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें पार्टनरशिप्स पे जाना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने देखा कि जो कि फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं या कंट्रीज हैं, वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ जब इकोनॉमिक रिलेशंस बनाती हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड अपने हक में रखती हैं। वो कहते हैं इसको रिफाइन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिसको वो कहते हैं विन विन कॉपरेशन। अब हम तीनों एलिमेंट्स को आप अंडरस्टैंड करें, फिर अब चाइना की पॉलिसी को देखें, फॉरेन पॉलिसी को। अब इसमें से जो हमें लेसन ड्रॉ करने हैं वो एक हमारे फॉरेन ऑफिस। अच्छा, मैं शकील आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि आपने तो जो बुनियादी कुछ अनासिर हैं चीन की खारजा पॉलिसी के वो बता दिए, और माशाल्लाह लगता है कि आपने बहुत गहरा मुताला किया हुआ है। ये बताइए कि इसमें पाकिस्तान कहीं फिक्र करता है, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो अहमियत है चाइना की फॉरेन पॉलिसी में बड़ी अहम है। वो इसको एज ए देखें आप, पूरी दुनिया में वो किसी और मुल्क को ब्रदर नहीं कहते, हमें वो आयरन ब्रदर कहते हैं। बाकी को कहते हैं हम दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये है वो है, मगर वो हमें अपना भाई कहते हैं। मगर 2-3 चीज़ें अभी चाइना के साथ हमें जाने से पहले ज़हन में रखनी पड़ेंगी कि जब हमने चाइना के साथ अभी, क्योंकि चाइना का रोल चेंज हो रहा है, अब चाइना एक ग्लोबल पावर बन चुका है, वो सुपर पावर के रोल में कन्वर्ट हो रहा है। पहले तो हमें 2-3 चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं। नंबर 1, पाकिस्तान को कोल्ड वार मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। हम अभी तक उसी मेंटालिटी में फंसे हुए हैं। हमारी जो कि एंगेजमेंट्स हैं वो उसी तरह की हैं, हमारी जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है स्पेशली वो उसी में से बिलोंग करती है। वो बार बार गवर्नमेंट को यही कहती है बस यही कुछ है। नंबर 2, हमें एक चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी, यूएसए हमेशा इंडिया के साथ खड़ा होगा, इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक रैशनल है। देखिए, जब आप दोनों ममालिक की यूएस और चाइना की आपस में बातें चल रही थी, चाइना की जो मार्केट है वो 1.4 बिलियन अरब लोगों की है ऑलमोस्ट। अब जो अमेरिका की है वो 330 मिलियन लोगों की है। अब अगर जो कि चाइना ने जो इस टसल से निकलने के लिए यूज किया था, जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मॉडल दिया था, ड्यूल सर्कुलेशन इकोनॉमी, अब हमारी उन्होंने कहा जो कि इंपॉर्टेंस जो फोकस होगा वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट होगा, कंजम्पशन लेड ग्रोथ करेंगे। हमें शायद बाहर से इतनी ज़रा हम फोकस नहीं रखेंगे, ट्रेड करेंगे, सारा कुछ करेंगे, मगर हमारा जो कि डिपेंडेंस नहीं होगी। अब अमेरिका की मार्केट है छोटी सी, उसको अब कैचअप करने के लिए अमेरिका इंडिया को अपने साथ मिला रहा है, इसलिए उसने उसके साथ खड़े होना है। ये 2 चीजें हमें ज़हन में रखनी है। अब आते हैं तीसरी चीज पे, पाकिस्तान को अपनी जो कि एक्सपेक्टेशन है वो रैशनलाइज करनी पड़ेगी। अब हमें ऐसे नहीं कह जानी कि हमेशा ही कहेंगे जी अब ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। देखिए, जो चाइना है वो एक स्ट्रांग फ्रेंड चाहता है, एक लायबिलिटी फ्रेंड नहीं चाहता। देखिए, वो हमारा चलेगा, जरूर चलेगा चाइना, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा शकील, ये बताइए, शकील ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं नंबर 2, नहीं 1 मिनट, ये बताइएगा कि चाइना नहीं चाहता कि उस पर कोई इन्हिसार करने वाला दोस्त हो, बल्कि काबिल एतबार दोस्त हो जो कि आपसे कदम से कदम मिला के चल सके। ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? कोई इशारे मिले हैं उधर से आपको इस हवाले से? नहीं, देखिए, जो मैंने क्या कहते हैं इन्हिसार करना सॉफ्ट वर्ड है, मैं कहता हूं जो कि हर वक्त मजबूरी बना रहे कि यानी कि हर चीज हमें दो। देखिए इम्तियाज साहब, ये इशारे मिलने की बात नहीं है, ये बड़ी कॉमन सेंस भी है कि अब हमें चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम कब तक हर मुल्क से लेते रहेंगे। अब देखें, हमारा अभी जो रिसेंट एपिसोड हुई है कि जो हमारे बहुत क्लोज अलाई थे उन्होंने हमसे पैसे वापस मांग लिए, हमें देने पड़े। तो हमें ये चीजें मैं कहता हूं रैशनलाइज करने वाली हैं कि हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को रैशनलाइज करना है। जाहिर बात है चाइना हमें स्ट्रांग देखना चाहता है। अब देखें उसके इंडिकेटर्स हैं, वो हमें अगर कहते हैं हम हैवी कम्प्लेक्स बना देते हैं, आपको थंडर F-17 आपके साथ बना दिया, आपको वो एम्पावर करता है।
बजाय इसके कि वो आपको हमेशा अपने आप पे डिपेंडेंट रखे, बस पैसे दिए मुझसे खरीद लो। अच्छा सर, अगर आप दूसरी चीज पे अगर हम बात करते हैं, आप जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो कोर एलिमेंट है एंगेजमेंट के, वो है शेयर्ड डेस्टिनी, जिसको वो कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी। अगर हमें अपना रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करना है तो हमें अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या हमारी जो कि हमारी एंगेजमेंट है वो पंप एंड शो से निकालें, उन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दें कि रियली लोगों की लाइफ में मैटर करते हैं, उन पे चाइना का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, बजाय इसके को पंप एंड शो किस्म के जो कि प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दें। नंबर 2, जो गो ग्लोबल पॉलिसी का उनका जो कि एक फंडामेंटल इंडिकेटर है, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी मुल्क में एक जेलिंग फैक्टर बनने की कोशिश करेंगे, कहीं पर भी हम डिवाइडिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। ये नहीं है कि हम एक पार्टी के साथ चले दूसरी को वोट कर देंगे, इसको सपोर्ट कर। चीजें हैं जिनके ऊपर आपने रोशनी डाली, और बहुत शुक्रिया आपका शकील रामे साहब। इम्तियाज साहब, एक तो गो ग्लोबल पॉलिसी चाइना की जो उन्होंने कहा, और दूसरे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो फिलॉसफी है उसका बड़ा रोल है उनकी जो ये खारजा पॉलिसी उसके अंदर। तो जी बिलाशुबा देखें, जब से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए हैं तो चीन की खारजा पॉलिसी बिल्कुल उन्होंने एक वाज़ेह सिमत इख्तियार कर रखी है। वो ग्लोबल वाली जो बात की है कि आप दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाएं, और 6-7 साल पहले हम बीजिंग में थे एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो 3-4 चीनी माहिरीन ने, प्रोफेसर भी थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमने 30 साल मुसलसल मेहनत करके चीन को इस मकाम तक पहुँचाया है, इक्तसादी खुशहाली हमने देखी है, अब हमारा ये यकीन है कि इस इक्तसादी खुशहाली को फैलाने के लिए जब तक हम अपने इर्द गिर्द के पड़ोसी ममालिक का सहारा नहीं बनेंगे, हमारी इक्तसादी खुशहाली इससे आगे नहीं बढ़ सकेगी। यानी जो शेयर्ड की बात करें, शेयर्ड डेस्टिनी की, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं कि हम अपने वसाइल अपने दोस्त ममालिक के साथ शेयर कर रहे हैं, और उसी वजह से वो हमारा सहारा बनेंगे। हमारी बरामदात आगे नहीं जा सकेंगी अगर हमारे पड़ोसी अच्छी हालत में नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ी विजन है कि उन्होंने इक्तसादी ताउन के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, जो BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बुनियादी एक फ़लसफ़ा है कि आप अड़ोस पड़ोस में इन्वेस्टमेंट करें, ताउन करें, उसके ज़रिए अपने लिए भी आप राह हमवार करें और दूसरों को भी मुस्तहकम बनाएं ताकि वो आप पे मुनहसर न रहें। और ये मगरबी अक़वाम से बिल्कुल एक मुख्तलिफ फ़लसफ़ा है। उन्होंने तो धौंस के ज़रिए पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव में रखा, लेकिन चीन ने दबाव बिल्कुल नहीं डाला। सिर्फ वो कहते रहते कि आप अगर ऐसा कर लें तो होगा, अच्छा होगा, ऐसे कर लें आपके लिए बेहतर होगा, हम ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है। तो बड़ा एक दोस्ताना अंदाज में अपने इक्तसादी हिकमत अमली के ज़रिए चीन जो है अपना असर नफूज बढ़ा रहा है, और उसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी हो रहा है। बिल्कुल, और वो जो कहते हैं ना कि समंदर से गहरी और आसमान से ऊंची ये दोस्ती पाकिस्तान और चीन की, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा करे और मज़ीद इसको मुस्तहकम करे, और एक दूसरे के लिए बाहमी ताउन के साथ ममालिक चलें, तो ये दोस्ती का रिश्ता जो है वो बेहतरीन रिश्ता होता है। और खुशकिस्मती है कि ऐसा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान के साथ है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे एक और पड़ोसी की, अफगानिस्तान की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका और इसके दूसरे मगरबी इत्तेहादियों ने गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान पहले सोवियत यूनियन और फिर उसके बाद दहशतगर्दी को जवाज़ बनाकर जिन ममालिक में फ़ौज कशियाँ की हैं उनमें इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, शाम और लीबिया सर फहरिस्त हैं। गैर मुल्की मुदाखलत के बायस न सिर्फ इन ममालिक की जो इक़्तिसादी और जो समाजी मसाइल हैं वो संगीन हुए, संगीन मसाइल का इनको सामना करना पड़ा, बल्कि यहाँ पर जो मजहबी मुनाफरत है या जो मजहबी नजरियात हैं उनको भी गैर मामूली तौर पे फरोग मिला, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी और दहशतगर्द गिरोहों ने यहाँ पर पनपना शुरू कर दिया। और इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो अफगानिस्तान में जो अमरीकी एडवेंचर है वो हमें नजर आता है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई मिसाल हो नहीं सकती, मुंह बोलता सबूत है। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे इम्तियाज साहब, अमरीका और मगरबी ममालिक की तरफ से जो अफगानिस्तान के साथ एक मुनाफिकाना हम रवैया देखते हैं, इसकी क्या वजह क्या है? देखिए, बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है। अफ़गानिस्तान ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया है, और वो आलाम और मसाइब जो कि अफ़गान अवाम ने देखे हैं 19 दिसंबर 1979 से, जब सोवियत अफवाज ने अफ़गानिस्तान पे
फौजकशी की, यलगार की और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद जिस तरह सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उसको अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए अमरीकी CIA की क़यादत में वहाँ पे मगरबी अक़वाम ने एक नया महाज शुरू किया, उसके अब दो इंतहाई गंभीर नताइज बरामद हुए। एक तरफ अफ़गानिस्तान में बर्बादी हुई, वहाँ के इदारे तबाह हुए, इखलाकी इक़दार ख़राब हुई और वहाँ के समाजी और इक़्तिसादी तबाही हुई है बहैसियत मजमूई अगर आप देखें। दूसरा बड़ा मनफी जो नतीजा था वो ये था कि मगरबी ममालिक ने जिस तरह नज़रियाती इस्लाम को अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, उन्होंने इस बात पे नहीं सोचा कि इसके बाद में इन ममालिक के लिए नताइज क्या हो सकते हैं, समाजी और इक़्तिसादी नताइज। उन्होंने बिला सोचे समझे एक लोगों को जहाद की राह पे लगाया और उसमें एक ऐसे जिसको कहते हैं मिलिटेंट इस्लाम, तो उसने उसको जन्म दिया उस सोच को, और उसके तहत चाहे वो फ्रांसीसी थे, चाहे जर्मन थे, चाहे अमरीकी थे, सब ने उन मुजाहिदीन की इंतहाई मदासराई की जो कि कल्चरली कभी भी मगरिब के करीब नहीं थे। आप देखिए कि इंतज़ादात की निशानदेही फरवरी 2016 में एक फ्रांसीसी जरीदा है ले मोंड, अच्छा, डिप्लोमेटिक जो कि हफ्तावार है, ठीक, उसके सफारती एडिशन में ये बातें इकट्ठी करके पेश की गई, कंपाइल की गई कि किस तरह फ्रांसीसी हुकाम, जर्मन हुकाम, अमरीकी हुकाम ने अमरीकी सोवियत अफवाज की अफ़गानिस्तान में आमद के बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि जिसमें उन्होंने मुजाहिदीन को हीरोज़ के तौर पे पेश करना शुरू किया। और उस वक्त जो मॉस्को के ख़िलाफ़ जो मजहबी नज़रियात और अकायद को एक आले के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी ये दूसरा बड़ा मौका था जब मज़हब को इस्तेमाल किया गया बिला सोचे समझे। अब उसकी मिसाल देखिए कि जब से उन्होंने ये रवैया अख्तियार किया, बुनियादी तौर पे उन्होंने अफ़गानिस्तान में अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी की एक नर्सरी को फ़रोग़ दिया, उसका उन्होंने दाग बेल डाली, जिसके नताइज आज तक आप देखिए। फिर 3 फरवरी 1980, अब ज़रा सा अगर आगे चलें, दिसंबर 1979 में ये अफवाज आई, सोवियत अफवाज। 3 फरवरी को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रेजिंस्की तोरखम पहुँचे, यानी पाक अफ़गान सरहद क्रॉस की, और उस वक्त कोई अफ़गान मुजाहिदीन के कुछ रहनुमा भी मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में उन्होंने अफ़गानिस्तान वाली साइट तोरखम पे खड़े होकर कहा इन लोगों से मुखातिब होके कि ये सरजमीन आपकी है, एक दिन आप ज़रूर अपने घरों को, अपनी मसाजिद को वापस जाएंगे, हमें इस बात का यकीन है क्योंकि आप हक पे हैं और अल्लाह जो हक पे है उनको ज़रूर सपोर्ट करता है। अब ये अल्फाज थे ब्रेजिंस्की के, अमेरिका का सोशल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। सही। अच्छा, जब उन्होंने ये बात की ब्रेजिंस्की ने, तो उसके बाद फिर अमरीकी और जो मगरबी ज़राए इब्लाग हैं उसमें जो अफ़गानिस्तान के हवाले से नैरेटिव है उसको बढ़ावा कैसे मिला? वो तो उसके बाद तो जी जो भी ज़राए इब्लाग में आता था, जो हुकाम कह रहे थे, वो एक जिसको कहते हैं बिब्लिकल होता था कि उस पर बस बिल्कुल आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे यकीन कर लिया जाता था। दिसंबर 1981 में, यानी 1 साल के बाद जो था, एक TFI नामी फ्रांसीसी रसाला था, उसमें बाकायदा एक मजमून छपा और ये कहा कि हमें मानना पड़ेगा कि अफ़गान मुज़ाहमत तभी कामयाब होगी जब उसके पास हथियार होंगे। अच्छा। अफ़गान मुजाहिदीन उसी वक्त कामयाब होंगे जब वो ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ टैंकों का, रूसी टैंकों का मुकाबला करेंगे। उन्हें कामयाबी उस वक्त हासिल होगी जब हम उन्हें सैम मिसाइल देंगे, रूसी अमेरिकी मिसाइल थे, और वो रूसी हेलीकॉप्टर उसी वक्त गिराए जाएंगे जब उनके पास सैम मिसाइल होंगे। अब और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान उसी वक्त फतेह याब होंगे जब मगरबी ममालिक अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करेंगे। तो ये एक उस दौरान अमरीकी फंडिंग से जो अक़वाम मुत्तहिदा का हुकूक़ इंसानी का हाई कमिश्नर था, उसके तहत एक रेडियो फ्री काबुल भी बन चुका था।
यानी आप देखिए कि किस तरह फंडिंग इस्तेमाल होती है बैन अवी इदारों के ज़रिए ऐसे मकासद के लिए। तो एक बड़ी एक तवील कहानी थी जिसमें बेशुमार, चाहे वो अमरीकी रिसाले थे, ज़रा इब्लाग थे या जर्मन थे या बरतानवी थे, सब बार बार उन लोगों को अपना हीरो मान रहे थे जिनका उनके कल्चर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। एक ही पॉलिसी पे सब चल रहा है। अब देखिए कि हमारे पास कुछ बयानात भी हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट। अब जरा अगर फास्ट फॉरवर्ड करें, ट्रंप साहब आ गए अब कुछ अर्सा पहले, यानी अब 2020 की बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू में देखते हैं क्या कहा है। जी बिल्कुल, दिखाइएगा। We'd be better off as an example in Iraq. What are we doing? What are we doing? The migration was caused by Iraq, by Libya, by this. We want to give people freedom? We're not going to have our own freedom pretty soon if we keep doing this. We're not going to have our own freedom. They don't want freedom. It's like I saw somebody, I won't even say because it's embarrassing. We want it where the women over there don't have to wear the you-know-what. And then I said, oh, well, that makes sense. That's nice. Then I saw women interviewed. They said, we want to wear them. We've worn them for 1,000 years. Why would anybody tell us not to? They want to. What the hell are we getting involved for? In fact, it's easier. You don't have to put up makeup. Look how beautiful everyone looks. Wouldn't it be easier? Wow. Right? Wouldn't that be easy? I'll tell you, if I... बड़े बेबाक और बड़ा जो है ना ब्लंटली बात करते हैं। हाँ, देखिए उसमें उन्होंने बिल्कुल एक बड़ी वाज़ेह बात की कि जब ये 9/11 का वाक़या हुआ था तो उस वक्त अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के बुरके पे भी बड़ा ज़ोर शोर से बहस मुबाहिसा चल रहा था और उसमें अमरीकी और बरतानवी ख़वातीन की NGOs ने बड़ा इस मामले को उठाया, जबकि ट्रंप साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि उनको तो हिजाब वाली ख़वातीन ने कहा कि तो हम हज़ारा साल से हमारी रिवायत है। अब एक और दिलचस्प अमर था जिसकी तरफ ट्रंप साहब ने अपने एक और टीवी इंटरव्यू में हाल ही में इशारा किया और उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या जो रूस ने अफ़गान तालिबान की मदद की, जिसकी मदद से तालिबान ने अमरीकी फ़ौजियों को कत्ल किया, तो आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। Russia is supplying weapons to the Taliban. Isn't that enough to challenge Putin over the killings of US soldiers? Well, we supplied weapons when they were fighting Russia too. You know, when they were fighting with the Taliban in Afghanistan. It's a different era. Well, it's a different. I'm just saying, yes. But does that? I'm just saying we did that too. तो देखिए जनाब, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो हमने रूसियों के साथ किया था, अगर रूसियों ने हमारे साथ किया तो इसमें ऐसी बुराई क्या है। तो बुनियादी तौर पे एक मैटर ऑफ फैक्ट अमरीकी सदर आया है और उसने बुनियादी तौर पे हकीकत बयान करके मगरिब का दोगलापन एक्सपोज किया है, उससे पर्दा उठाया है और मेरा ख्याल है इस पे अब मज़ीद आंदा भी कभी बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।